अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 16 है। स्टार्ट में रिवीजन है और ये जो लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू समेशन लैम्डा आई एन आई टेंसर एन आई, इसको कहा हुआ है स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन ऑफ अ सिमेट्रिक कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। और ये ए साहब जो है इन्हीं के बारे में कहा हुआ है कि ए साहब ही सिमेट्रिक कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन का मतलब है कि ए को उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना। लैम्डा ही उसकी आइगन वैल्यू है और एन आई जितने भी हैं ये सारे के सारे उसके आइगन वेक्टर्स हैं। नॉर्मलाइज का मतलब है कि सबकी लेंथ 1 है, इसके अलावा आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। कोई दो डिफरेंट हो n1 या n2 या n3 कोई भी हो, n1 n2 कर लें, इनका डॉट लेंगे तो हो जाएगा आंसर 0। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट थ्योरम। हाँ, ऊपर वाले की अगर आपने डिटेल देखनी है तो लेक्चर नंबर 15 है, यहाँ तो सिर्फ लिख के छोड़ा हुआ है, यहाँ तो लिख के छोड़ा हुआ है, डिटेल इसकी लेक्चर 15A में है। इसी तरह लेक्चर 15B में आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट थ्योरम। उसमें था एस जो आपके पास है पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर एक यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट करेगा u, और उसका स्क्वायर करने से s आ जाएगा। इसका प्रूफ, इसकी डिटेल वो भी लेक्चर नंबर 15B। ठीक हो गया जी। वैसे वो कह रहे हैं रिकॉल कर लें कि आपने इसको लिखा कैसे था, किसको, s को और u को। s की स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन ये थी, u की स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन ये थी। दोनों के जो आइगन वेक्टर्स हैं n1 n2 n3 हैं, लेकिन s की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, u की आइगन वैल्यूज अंडर रूट लैम्डा 1 अंडर रूट लैम्डा 2 अंडर रूट लैम्डा 3। इसके अलावा यूज के जो मैट्रिक्स फॉर्म थी ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 15B में, इसके बराबर थी। थोड़ा सा ये बता देता हूँ, u को u से मल्टीप्लाई करें तो u स्क्वायर आता है। इसी तरह से u स्क्वायर की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो u की ही मैट्रिक्स फॉर्म को u के ही मैट्रिक्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। और क्योंकि अब यहाँ पे खैर से u है तो यहाँ पे देख लें 1 1 भी है, यहाँ पे 2 2 भी है, यहाँ पे 3 3 भी है, और कोई एंट्री नहीं है। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है जो कि अंडर रूट लैम्डा 1 है, वो ये है। इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री है जो अंडर रूट लैम्डा 2 जो कि ये है। थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री है जो अंडर रूट लैम्डा 3 है, वो ये है। डिटेल लास्ट टाइम भी की थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और जब दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वाली जो एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली, यही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है और लैम्डा 1 बन जाता है। इसी तरह से ये एंट्री इधर मल्टीप्लाई होती है तो लैम्डा 2 बन जाता है, ये एंट्री यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो लैम्डा 3 बन जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे आप, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ रही है टेंसर s की, और यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि u का स्क्वायर किया तो s आ गया। फिर हमने ये प्रूफ किया था कि u आपके पास यूनिक है, इसके अलावा सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज ये खुद है। वैसे भी देख लें, जो आपके पास सिमेट्रिक टेंसर होता है उसका ट्रांसपोज वो खुद होता है, या ये देख लें कि उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो भी सिमेट्रिक होती है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे खुद ही है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो खुद ही आता है। इसके अलावा पॉजिटिव डेफिनेट है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ जी प्रूव्ड लास्ट टाइम। तो ये सारे का सारा जो आपने प्रूफ किया था, ये आपने प्रूफ किया था लेक्चर नंबर 15B में। अब हम शुरू करने लगे हैं पोलर डीकंपोजिशन थ्योरम। ठीक है जी। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि एक आपके पास टेंसर दिया होगा, उसको ब्रेक करना होगा दो पार्ट्स में, एक पार्ट होगा सिमेट्रिक, दूसरा होगा ऑर्थोगोनल। ये तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल बताया है। अब इसको पढ़ते हैं। इसको फंडामेंटल थ्योरम इन कंटिन्यू मैकेनिक्स भी कह देते हैं। पोलर डीकंपोजिशन थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम इन कंटिन्यू मैकेनिक्स भी कह देते हैं, और ये आपकी बुक के पेज 85 पे है। स्टेटमेंट इसकी ये है, एफ आपके पास जो है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है खैर से डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। इसके अलावा इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। रिकॉल कर लें कि ये कहां पे हमने पॉजिटिव किया था, जब आपने पढ़ा था ना वो डिफॉर्मेशन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट्स लेक्चर 13 के एंड में, वहां पे ये चीज आई थी। सिर्फ गिवन ये है कि एफ आपके पास जो है ना डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है और उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है। फिर वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर्स, एक कैपिटल यू एक कैपिटल वी, ये एग्जिस्ट करेंगे, ये हमने प्रूव करना है। और इसके अलावा एक यूनिक प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर होगा आर, और इस तरह से ये एफ ब्रेक हो जाएगा आर टाइम्स यू या वी टाइम्स आर, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये है जी पोलर डीकंपोजिशन। और मैंने यही कहा था कि एक पार्ट होगा ऑर्थोगोनल, एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा ऑर्थोगोनल एक होगा सिमेट्रिक। ठीक है जी। इस तरह के थ्योरम्स में ये मसला होता है कि जब चीजें बहुत सारी हों तो नहीं पता लगता कौन सी पहले प्रूफ करें कौन सी बाद में, तो बेहतर होगा कि लिस्ट बना ली जाए कि क्या प्रूफ करना है। लिस्ट अगली स्लाइड पे मौजूद है। बहरहाल
रफली यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख लें, वो कहता है जी कि ये प्रूव करें कि यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर्स यू और वी एग्जिस्ट करते हैं। पहली चीज ये प्रूव करें कि प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर आर भी एग्जिस्ट करता है, वो भी यूनिक है, यूनिक भी प्रूव करना है। इसके अलावा इसको ऑर्थोगोनल भी प्रूव करना है, इसके अलावा इसको प्रॉपर प्रूव करना है। ऑर्थोगोनल तो होता है इसका ट्रांसपोज अगर इसका इनवर्स हो, और प्रॉपर ऑर्थोगोनल होता है अगर इसका डिटर्मिनेंट +1 हो। देखें वही चीजें तो आ गई हैं, मैं कहता हूँ पिछली क्लियर हो तो ये कोई मसला नहीं है। फाइनली ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, बल्कि दो इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू दिस और एफ इज इक्वल टू दिस। एफ इज इक्वल टू आर यू इज इक्वल टू वी आर। आगे चलते हैं, ये लें जी, चार चीजें प्रूव करनी है। पहली है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट एंड सिमेट्रिक टेंसर्स यू एंड वी। अब देखें ये मैंने बोल्ड लिखा हुआ है, ये टेंसर्स दिए हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं यू लिख के नीचे टिल्डा डालता, मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने यू लिख दी है। ये पहली चीज प्रूव करनी है। दूसरी चीज प्रूव करनी है कि एक यूनिक प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर आर भी एग्जिस्ट करता है। फिर एफ इज इक्वल टू आर यू प्रूव करना है, फिर आपने एफ इज इक्वल टू वी आर प्रूव करना है। तो आइए प्रूफ शुरू करते हैं। अब वो कहता है ये वाले जो टेंसर्स हैं एफ इंटू एफ ट्रांसपोज एंड एफ ट्रांसपोज एफ, ये सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट भी है। और देखें ना फिर लिखा हुआ है प्रूव लास्ट टाइम। मैं कहता हूँ इसमें आपको कम से कम इतना फायदा होना चाहिए कि जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना वो इसी कोर्स में हुई है, और सिर्फ मैं बता नहीं रहा होता, मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा होता हूँ। ये वाला जो है एफ इंटू एफ ट्रांसपोज, इसके बारे में जरा लेक्स लेक करनी है कि कैसे सिमेट्रिक है, कैसे पॉजिटिव डेफिनेट है। तो ये आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 15 है स्लाइड नंबर 1, लेक्चर नंबर 15 है स्लाइड नंबर 1। इसके बारे में जानना चाहते हैं एफ ट्रांसपोज एफ के, ये भी सिमेट्रिक है पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये आपके पास है लेक्चर नंबर 14 बी स्लाइड 6, लेक्चर नंबर 14 बी स्लाइड 6। चले अब दोनों के दोनों एक चीज तो है, दोनों सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो स्क्वायर रूट थ्योरम क्या कहता है, इसलिए यहाँ पे रिवाइज कराया था, स्टेटमेंट पीछे लिखी हुई थी। स्क्वायर रूट थ्योरम कहता है कि फिर कोई ना कोई यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर होगा, इसके केस में भी, इसके केस में भी, कि स्क्वायर करने से ये भी बन जाएगा, और इसके केस में भी होगा स्क्वायर करने से ये बन जाएगा। ये लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर्स यू वी। कि यू का स्क्वायर करने से आ रहा है एफ ट्रांसपोज एफ, ये वाला। वी का स्क्वायर करने से आ रहा है एफ इंटू एफ ट्रांसपोज, ये वाला। इसमें देखें रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि जी जब यू का स्क्वायर करना है तो जी इसके बराबर लिखना है, वी का स्क्वायर करना है तो इसके बराबर लिखना है। ये आगे जाके मजीद क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मसला नहीं है, उल्टा भी कर सकते हैं, इसको यू स्क्वायर लिख लें, इसको वी स्क्वायर लिख लें, तो फिर यहाँ पे चेंज आएगी, इधर आगे जाके फिर वी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। लेकिन हम बुक की कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो ये देख लें पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। लेकिन अब देख लें अगर आपको स्क्वायर रूट थ्योरम का नहीं पता या खुदा ना खास्ता रट्टा लगाया हुआ है तो फिर ये लिखने का फायदा। अब देख लें उसमें यही था कि कोई भी आपके पास सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर हो तो एक यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर एग्जिस्ट करता है कि उसका स्क्वायर करने से ही बन जाए। तो हाँ जी हम कह रहे हैं कि करता है। इसके केस में जो आपके पास है हम कहते हैं जी वी है, और वी का जब स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है। इसके केस में भी हम कहते हैं करता है, वो हम कहते हैं यू है, यू का स्क्वायर करें तो ये बन जाता है। ये लें जी, ठीक हो गया जी। अलबत्ता यहाँ पे ये नोट करें कि एक चीज आपने प्रूफ कर दी है, ये देखें यहाँ पे आ गया है ना, बाय द स्क्वायर रूट थ्योरम देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर्स यू वी। तो यही है जो आपका पार्ट 1 है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट एंड सिमेट्रिक टेंसर्स यू एंड वी। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। अब हमने प्रूफ करना है सेकंड पार्ट, अगली स्लाइड पे है, लेकिन 2-3 चीजें नोट कर लें। वो कहता है कि प्रूफ करें कि कोई एग्जिस्ट करता है यूनिक प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर आर। ये जो प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर आ रहा है, पहली बात कि ऑर्थोगोनल टेंसर क्या था, जिसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स था। और ये चीजें भी आपने की हुई हैं कि ये प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट +1 है, इसका डिटर्मिनेंट +1 है। डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल टेंसर का या +1 होता है या -1 होता है, ये भी आपने किया हुआ है। एक तो आप देख सकते हैं अपनी असाइनमेंट नंबर 1, मैं ग्रेडेड असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ना असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा एक और खुशखबरी, जो प्लेलिस्ट है ना लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट, उसके अंदर लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 1 उस दर भी प्रूफ किया हुआ है। लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 1 पे भी प्रूफ किया हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट या +1 होता है या -1 होता है। लेकिन सारे मैंने रेफरेंस दे दिए। आगे जाने से पहले एक और चीज नोट करें, मैं हमेशा कह रहा होता कि जो चीज आपने प्रूव करनी है उसको अस्यूम नहीं करना, उसको यूज नहीं करना। लेकिन यह है कि जो चीज प्रूव करनी है उससे हिंट मिल सकता है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है।
हम एक टेंसर कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगली स्लाइड पे है, वो होगा f टाइम्स यू इनवर्स। फिर सुने, f टाइम्स यू इनवर्स। पहली बात तो ये कि u का इनवर्स होता है, बिल्कुल जी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, यानी कि नॉन जीरो है, इनवर्स तो इसका होगा। तो f टाइम्स यू इनवर्स एक टेंसर अगली स्लाइड के ऊपर हमने कंसिडर किया हुआ है, उसको r ही कहा हुआ है, लेकिन ये टेंसर कंसिडर करके, यानी कि f टाइम्स यू इनवर्स को कंसिडर करके उसको प्रूव करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है, यानी उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है, वो प्रॉपर है, यानी उसका डिटर्मिनेंट +1 है, और वो यूनिक है। तो उससे ये दो बातें हो जाएंगी, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट तो प्रूव हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। ये वाला मैंने आपको कहा था ना, क्योंकि असल में तो आपने प्रूव क्या करना है, F इज इक्वल टू आर यू, तो राइट हैंड साइड से यूनिवर्स से किया हुआ है, लेकिन ये कंसिडर किया हुआ है, इसको मैंने नहीं कहा कि प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, इसको कंसिडर किया हुआ है। अब वो कहता है वी नीड टू प्रूव दैट आर इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इसके ट्रांसपोज से इसको हिट करें, लेफ्ट से या राइट से। यहाँ पे लेफ्ट से किया हुआ है, तो मेन चीज आपके पास क्या आ जाएगी। अब ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट से करके हो रहा है, राइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है, तो वो यहाँ पे करके नहीं दिखाया हुआ, वो भी ऐसे ही होना है। अलबत्ता ये है कि इसके ट्रांसपोज से इसको हिट करें, अगर आइडेंटिटी टेंसर आ जाता है तो इसका ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब है कि ये फिर ऑर्थोगोनल टेंसर होगा। अब यहाँ पे देख लें, ट्रांसपोज लिया हुआ है किसका, आर का। आर क्या है, एफ टाइम्स यू इनवर्स, ये एफ टाइम्स यू इनवर्स का ट्रांसपोज। आगे आर है एफ टाइम्स यू इनवर्स। अब जब ट्रांसपोज आपने लेना है तो रिकॉल कर लें ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या है। देखें, ये वो चीजें जो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं और हर दफा ही बताता हूं कि चले ऐसा ना हो कि पता ना चले कि हाँ ये स्टेप कैसे हो गया। तो ए बी ट्रांसपोज जो होता है, जहां पे ए बी मैट्रिसेस होती हैं, वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में आता है। तो यहाँ पे आएगा यू इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आप कहेंगे है यू इनवर्स का ट्रांसपोज, असल में यहाँ पे यू इनवर्स का ट्रांसपोज यू इनवर्स ही है, ये प्रूव किया हुआ है, ये बाद में देखते हैं। बहरहाल ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट विच इज एफ ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। आगे तो एफ टाइम्स यू इनवर्स है, लेकिन एफ ट्रांसपोज इनटू एफ ये यू स्क्वायर था, ये आप पिछली स्लाइड से देख सकते हैं। हमने कहा था यू एग्जिस्ट करता है, जिसका स्क्वायर करें तो एफ ट्रांसपोज इनटू एफ आता है। तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे यू स्क्वायर है, तो इसको यू इंटू यू लिख लें, तो एक यू जो है यू इनवर्स से हिट करेगा, आइडेंटिटी टेंसर आ जाएगा। ये वाला जो यू है एक और, वो फिर यू इनवर्स से ही हिट करेगा, आइडेंटिटी टेंसर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आ गया। अब जरा ये भी देख लें ये क्या हो रहा है, ये फार्मूला भी आपने किया हुआ है कि इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। फिर सुन लें, इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। अब मैं फिर वही वाली बात करूंगा जो हमेशा कहता हूं कि अगर ये बेसिक चीजें आपको क्लियर है तो एडवांस मैथमेटिक्स इज नथिंग, वरना ये तंग करेगा। रिजल्ट तो ये लीनियर अलजेब्रे का है, लेकिन मैंने आपको इस कोर्स में भी करवाया हुआ है। रिजल्ट ये लीनियर अलजेब्रे का है, लेकिन आपको इस कोर्स में भी कराया हुआ है, और ये मैंने आपको रिजल्ट करवाया है लेक्चर 13B स्लाइड 3, या ओवरऑल लेक्चर 13 ही लेना है तो स्लाइड 6। फिर सुन लें, लेक्चर 13B स्लाइड 3, या ओवरऑल अगर आपने लेक्चर 13 ही कंसिडर करना है तो स्लाइड 6। कौन सा रिजल्ट, किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इसकी, ये वहां पे कराया हुआ है। ठीक हो गया जी। लेकिन अब ये कैसे हुआ है ये देख लें, ये इनवर्स और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो जाते हैं, ये मैंने अब जरा और तरह बोल दिया है, चीज मैंने वही कही है कि जी जो इनवर्स का ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज का ही इनवर्स होता है। फिर एक बार सुन लें, जो इनवर्स का ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज का ही इनवर्स होता है। तो जब ये इंटरचेंज हो गए तो यू ट्रांसपोज तो यू है, वजह क्योंकि यू सिमेट्रिक है, तो यू इनवर्स आ गया। तो इस वजह से यहाँ पे यू इनवर्स ट्रांसपोज को इन्होंने लिखा हुआ है यू इनवर्स। लेकिन सारे स्टेप्स यहाँ पे किए हुए हैं, कोई डिटेल मिस नहीं की ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए। बहरहाल खुशखबरी, आर को हमने प्रूव कर दिया ऑर्थोगोनल टेंसर, क्योंकि उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है। ठीक हो गया जी। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ, ये इसने लिख दिया वी डिड्यूस या वी लर्न या वी कंक्लूड, ठीक है जी, दैट आर इज ऑर्थोगोनल, या वी प्रूव्ड आर इज ऑर्थोगोनल। सेकंड जो आपके पास है ना, वो कहता है कैलकुलेट करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। देखें, अब ये एडवांस मैथमेटिक्स कोर्स है, अगर आप इसको पॉजिटिव भी प्रूव कर देना इसके डिटर्मिनेंट को, तभी बात बन जाएगी। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट या +1 होता है या -1 होता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट या +1 होता है या -1 होता है, और अगर पॉजिटिव है तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि वो ऑर्थोगोनल तो है। लिखा हुआ ना वी डिड्यूस दैट आर इज ऑर्थोगोनल, क्योंकि उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स था, ऑर्थोगोनल तो है। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है पॉजिटिव तो ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, क्योंकि अंडरस्टूड है, फिर वो 1 ही होगा, और कोई वैल्यू नहीं आ सकती, वो 1 ही होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट या +1 होता है या -1 होता है।
तो नेगेटिव तो होगा नहीं, अगर पॉजिटिव होगा तो 1 ही होगा, लेकिन 1 प्रूव नहीं किया हुआ, पॉजिटिव प्रूव किया हुआ है। बात यहां से भी बन रही है, बात यहां से भी बन रही है कि ऑर्थोगोनल भी है, डिटर्मिनेंट उसका पॉजिटिव है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर ऑर्थोगोनल। लेकिन बहरहाल देखते हैं कैसे किया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ आर, आर को लिखा हुआ है एफ टाइम्स यू इनवर्स, ठीक है जी। जब डिटर्मिनेंट आप लेते हैं प्रोडक्ट का तो होता है determinant of the product is the product of the determinants, determinant of the first tensor into determinant of the second tensor, और डिटर्मिनेंट ऑफ यू इनवर्स जो होता है वो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ यू होता है। ये फिर देख लें, बेसिक मैथमेटिक्स आ गया फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, दिमाग से निकला हुआ है। मैं स्लो बोलता हूँ, साइड पे लिख लें, दिमाग से अगर निकला हुआ है। कैसे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ यू है? ऐसे कह सकते हैं कि आप मैट्रिक्स लें और लिखें ए मैट्रिक्स लें, लिखें ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर बोलता हूँ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई यानी कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने जुबानी बोल दिया है, लेकिन ये देखें क्योंकि इतनी बार हुआ हुआ है और इस लेवल पे तो मसला होना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैंने बोल दिया कि ये इधर चला गया। अब ये पॉजिटिव कैसे हो गया? पॉजिटिव इसलिए हो गया कि एक तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर पॉजिटिव है। एक आपने वहां भी किया था जहां पे वॉल्यूम एलिमेंट्स डिफॉर्म हुए थे, वहां भी इसको कहा था पॉजिटिव है, और ये तो है ही पॉजिटिव डेफिनेट। नीचे वाला तो है ही यू आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट, आइगन वैल्यूज उसकी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, और डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। हो सकता है अभी आपको मजा ना आ रहा हो कि सर इसको 1 होना चाहिए था ताकि पूरा क्लियर होता। खैर, कहते हैं ना इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह मियां सब्र करने वालों के साथ है, हो जाएगा वो भी। लेकिन ये बात होकर गया कि इट फॉलोज दैट आर इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल, यहां बोल दिया उसने, यहां बोल दिया। अब आप कहेंगे जी यहां तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन देख लें असल चीज अप्रोच भी होती है, जरूरी नहीं कि आंसर ही निकाला जाए कि ये 1 के बराबर है। हमने कह दिया ये पॉजिटिव है, एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है, और ये assumption है यहाँ पे कि जी सबको पता होगा कि ऑर्थोगोनल टेंसर जो होता है उसका डिटर्मिनेंट या +1 है या -1 है, और जब वो पॉजिटिव आ रहा है तो सीधी सी बात है +1 जो कि निकाला नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव का मतलब है प्रॉपर ऑर्थोगोनल, ये मतलब है प्रॉपर ऑर्थोगोनल। चलें, आपकी ख्वाहिश पूरी की जाती है, इसको 1 प्रूव करते हैं। ये तभी होगा कि ऊपर वाला जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे वाला जो डिटर्मिनेंट है उसके बराबर होगा, या दोनों डिटर्मिनेंट सेम होंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर वही होगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ यू है। लेकिन अब ये कैसे प्रूव करें? ये थोड़ा टाइम से पहले है, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है, तो देखें थोड़ा टेस्ट होना चाहिए कि चलो टाइम से पहले भी कोई चीज सीख लें। ये यूं प्रूव होगा, ये देखें, अभी आपने मतलब है जो फर्स्ट रिजल्ट किया था उसमें यूज केयर लिखा था ना, एफ ट्रांसपोज एफ, एफ ट्रांसपोज यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है एफ ट्रांसपोज एफ जो कि यूज केयर। अच्छा, अब अगर ये दोनों सेम है तो इनका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, तो दोनों तरफ आप ले लें डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ट्रांसपोज इनटू एफ। यहां पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है जी, ये फार्मूला लगा दें। इधर भी और इधर भी दोनों पे लगाए, क्योंकि ये यू इंटू यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड, वो तो है ही यू, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द एफ ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। ठीक हो गया जी। अब ये आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ट्रांसपोज होता है वही डिटर्मिनेंट ऑफ एफ होता है, ये भी कई बार एक्सप्लेन किया। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ही होता है, तो इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। अब इसको देखें ध्यान से, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ यू होल स्क्वायर, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ होल स्क्वायर। क्या ख्याल है? सच कहा था ना, मतलब ये दोनों हिट हुए तो स्क्वायर, ये दोनों हिट हुए तो स्क्वायर। अब ले लें अंडर रूट, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। अब देख लें प्योर मैथमेटिकली ये स्टेप सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब सपोज करें डिटर्मिनेंट ऑफ यू आपके पास जो है 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ -2 है, तो स्क्वायर तो तभी बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर वही 4। लेकिन ये हमें पहले ही पता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू पॉजिटिव है, ये पहले पता था डिटर्मिनेंट ऑफ एफ पॉजिटिव है। अगर दो पॉजिटिव्स का स्क्वायर सेम है तो वो पॉजिटिव नंबर ही सेम होंगे, अगर दो पॉजिटिव्स का स्क्वायर सेम है तो वो दोनों पॉजिटिव्स ही सेम होंगे। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ वही है जो डिटर्मिनेंट ऑफ यू है, तो ऊपर नीचे एक ही चीज आ गई, एक ही नंबर आ गया, तो आंसर इज 1। लो जी, क्या ख्याल है? ये लें जी, यही चीज थी जो ये लिखी हुई है, क्योंकि दोनों सेम थे, ये देखें क्योंकि दोनों सेम थे तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 1। मुबारक हो, मुबारक हो। लो जी, हो गया।
अब तो पहला कोई मसला नहीं होगा, अब तो हर लिहाज से हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर है, डिटर्मिनेंट इसका +1 है और इसके अलावा इसका ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है। लेकिन यूनिकनेस कहां गई, वो तो भी रहती है। ये देख लें, इसको आर लिया था, देखें जो स्टैंडर्ड तरीका यूनिक प्रूफ करने का, उसमें 2 लेते हैं और फिर प्रूफ करते हैं दोनों सेम है। मतलब है कि ये वाली जो चीज है एफ टाइम्स यूनिवर्स, ये कुछ और ले लेते हैं हम, आर डैश। आगे चलते हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं नाउ टू प्रूव आर इज यूनिक। वही मैंने कहा था, एफ इनटू यूनिवर्स को आप आर डैश ले लें। तो आप कहेंगे ये तो जबरदस्ती का प्रूफ लग रहा है, पहले इसको आर लिया था फिर आर डैश ले लिया तो बराबर तो हो गए। ऐसे नहीं बराबर हो गए, कोई लॉजिक है। हमने देखना है कि राइट हैंड साइड की चीज है क्या वो यूनिक है। अगर राइट हैंड साइड वाली चीज यूनिक है तब बात बनेगी। एफ तो गिवन था, एफ तो गिवन था, यू यूनिवर्स से हिट हो रहा है। असल है यू यूनिक है, ध्यान से सुनिए आप, यू यूनिक है। वैसे तो आपको पता है फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, देखें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुना मैं क्या बोलने लगा। फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा के हर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। लेकिन अगर हर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है तो यहाँ तो जो सा मर्जी में इनवर्स फिट कर दूं, इनवर्स तो यूनिक होगा, लेकिन कभी कोई आएगा कभी कोई कभी कोई। यहाँ पे एक ही इनवर्स आएगा, यहाँ पे एक ही इनवर्स आएगा, क्योंकि वो यू का इनवर्स है और यू यूनिक है। यहाँ पे एक ही इनवर्स आएगा क्योंकि वो u का इनवर्स है और u यूनिक है। तो राइट हैंड साइड क्योंकि यूनिक हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी यूनिक हो गई। अब दो यूनिक तो नहीं हो सकते, ये r के बराबर भी था, ये r डैश के बराबर भी था, इसका मतलब r डैश इज इक्वल टू r। ये हो गया। अगर मसला हुआ दोबारा सुन लीजिएगा, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा सुन लीजिएगा अगर मसला हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि r डैश इज इक्वल टू r, तो यहां से देख लें, अब दोनों तरफ अब यहाँ पे क्या करेंगे, u से हिट करेंगे। ये जब यहाँ पे u से हिट होगा, यहाँ पे भी तो आइडेंटिटी टेंसर, तो f आ जाएगा ru, ये आ गया। ठीक हो गया। ये वही रिजल्ट नंबर 3 है जो आपने प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर 3, इसको लिखा हुआ है यूनिक, इसको सिंपल रखें। ये यूनिक इसलिए कि r भी यूनिक है, u भी यूनिक है, तो ये डीकम्पोजिशन भी यूनिक है। फिर सुन लें, r भी यूनिक है, u भी यूनिक है, तो ये डीकम्पोजिशन भी यूनिक है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे ऑर्थोगोनल टेंसर आएगा तो r ही आएगा क्योंकि यूनिक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर आएगा तो u ही आएगा क्योंकि यूनिक है। तो ये डीकम्पोजिशन भी यूनिक है। ठीक है जी। तो ये सिलसिला हो गया, लिखा है विच इज यूनिक एंड आल्सो कॉल्ड राइट पोलर डीकम्पोजिशन ऑफ एफ। फिर रिकॉल कर लें, पोलर डीकम्पोजिशन क्या थी कि एक टेंसर है, उसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट ऑर्थोगोनल, दूसरा पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक, मैंने यूं बोल दिया। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कह रहा है राइट पोलर, राइट पोलर इसलिए कि यू साहब जो हैं ऑर्थोगोनल टेंसर के राइट पे हैं। फिर सुन लें, यू साहब जो है ऑर्थोगोनल टेंसर के राइट पे हैं। अब एक रिजल्ट रह गया है जो था एफ इज इक्वल टू वी आर, वो लेफ्ट पोलर है, वो लेफ्ट पोलर है क्योंकि वहां पे वी आर के लेफ्ट पे, वो करना है हमने। ठीक हो गया। कहता है सिमिलरली वी कैन प्रूव द यूनिक लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन गिवन बाय एफ इज इक्वल टू वी क्यू। अब देख लें, इस चीज का ध्यान रखें। अब आप कहेंगे अभी क्यों क्यों लिया, अगर मैं यहां भी आर ले लूं फिर तो वाकई में अस्यूम करे जा रहा हूं। यही तो प्रूव करना था कि एफ इज इक्वल टू वी आर, ये प्रूव करना था ना। और मैंने कहा था कि जो चीज प्रूव करनी है वो अस्यूम नहीं करनी, इसलिए वी क्यू लिया हुआ है। अलबत्ता ये मैं कह रहा हूं कि क्यू भी आपके पास प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। पहले इन चार जुमलों पे तवज्जो दें, मेरी बात यहां ध्यान से सुने। उसने कहा ना सिमिलरली वी कैन प्रूव यूनिक लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन गिवन बाय, यानी कि वी यूनिक और क्यू यूनिक, क्यू प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। लेफ्ट इसलिए कि अब ये वी जो है ये क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर के लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्यों नहीं किया गया, बिल्कुल वैसे स्टेप्स हैं जो ऊपर करने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है, मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, कर लें। इस चीज से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, अच्छा जी वही करने हैं जैसे ऊपर है तो चलो छोड़ो जी आगे भागो, नो। इस लेवल पे तो वही स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनको मैथमेटिक्स का बहुत शौक हो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, और वो इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करें। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ये डीकम्पोजिशन भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको टेंसर डिफाइन करना पड़ेगा, ध्यान से सुने कौन सा, इसमें टेंसर आपको डिफाइन करना पड़ेगा और वो आपके पास बन जाएगा Q is equal to V इनवर्स F। फिर सुन लें, Q is equal to V इनवर्स F। फिर Q को आप प्रूफ करें कि ऑर्थोगोनल है, यानी उसका ट्रांसपोज भी उसका इनवर्स है, और प्रूफ करें कि Q का डिटर्मिनेंट +1 है। ये लेंगे, मैंने हिंट दे दिया। आप डिफाइन कर दें Q को V इनवर्स F, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड से अगर V से हिट करें तो V इनवर्स F। फिर प्रूफ कर दें कि Q आपके पास ऑर्थोगोनल है, मजीद प्रूफ कर दें कि उसका जो डिटर्मिनेंट है +1 है। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, और यूनिक भी प्रूव कर दें,
यूनिक भी प्रूव कर दें, जैसे ऊपर किया यूनिक प्रूव कर दें, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये चीज आ जाएगी। तभी उसने कहा है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव द यूनिक लेफ्ट पोलर डीकंपोजिशन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं समझे दोबारा सुन लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऊपर वाले स्टेप्स ही आपने एक तरह से रिपीट करने हैं, लेकिन इसके लिए इसलिए नहीं किए हुए। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी एक चीज बाकी है, क्यू को आर प्रूफ करना है, ये वाला। क्योंकि जो आपके पास थ्योरम है वो कहता है वो एफ इज इक्वल टू आर यू इज इक्वल टू वी आर। क्यू को आर प्रूफ करना है, जो कि अभी नहीं हुआ। उसके लिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू आर यू इज इक्वल टू वी क्यू। और मैं फिर आपको बता दूं कि हमारा टारगेट है कि क्यू को भी आर प्रूफ करना है। उसके लिए अब हमने ये किया है कि ये वाली जो क्वेश्चन है ना आर यू, इसके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है आर ट्रांसपोज आर। वही क्वेश्चन है, उसकी राइट साइड पे यानी कि यू के राइट साइड पे लिखा हुआ है आर ट्रांसपोज आर। रट्टा नहीं लगाना कि जी यहाँ पे क्यों लिखा है, इधर क्यों नहीं लिखा, अभी लॉजिक पता लग जाएगी। आर आपके पास है प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर, या इन शॉर्ट ऑर्थोगोनल टेंसर है जिसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होता है। तो आर ट्रांसपोज इनटू आर तो आइडेंटिटी टेंसर बनता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी टेंसर तो है, लिखा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। तो समझिए यहाँ पे आइडेंटिटी टेंसर है, उसको आर ट्रांसपोज आर से रिप्लेस कर दिया है। अब राइट हैंड साइड से आर को कर दें आप सेपरेट। अब यहाँ पे एक ऐसी बात हम करने लगे हैं जो आमतौर पे एडवांस मैथमेटिक्स के कोर्सेज में की जाती है। या तो ये अस्यूम किया जाता है कि जी बैकग्राउंड है, या फिर आमतौर पे ये भी अस्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट्स खुद एक्सप्लोर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल दूं, इस चीज से नहीं घबराना कि डिटेल लेंथी हो रही है। इस चीज को मतलब है कि कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है कि डिटेल दी जा रही है आपकी आसानी के लिए, आपका डर दूर करने के लिए, ताकि आप समझ सकें और प्रॉब्लम ना हो। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहता है वी क्यू एंड आर टाइम्स यू टाइम्स आर ट्रांसपोज टाइम्स आर recognized as alternative left polar decompositions of f। पहले तो आप ये देखें ये क्यों कह रहा है जी कि लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशंस ऑफ एफ, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ ना, ये वर्ड लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशंस ऑफ एफ। लेफ्ट में क्या चक्कर था, ये तो राइट पोलर डीकम्पोजिशन थी, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर है आर के राइट साइड पे है, ऑर्थोगोनल टेंसर के राइट साइड पे है। लेकिन यहाँ पे ऑर्थोगोनल टेंसर के लेफ्ट साइड पे है। सेम इज ओवर हियर, यहाँ पे भी कोई टेंसर है जो कि ऑर्थोगोनल टेंसर के लेफ्ट साइड पे है, इसलिए इसको पिक किया हुआ है, इसको पिक किया हुआ है। दोनों को कहा हुआ है क्या, अल्टरनेटिव लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशंस, और ये यूनिक भी हैं। अब देख लें ये चीजें बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ही समझाने लगा हूं। पहले तो यूनिक का सिलसिला खत्म करें। आर यूनिक था, यू यूनिक था, जारी बात है आर यूनिक था तो आर ट्रांसपोज भी यूनिक था, आर यूनिक था, ओवरऑल तो ये सिलसिला यूनिक है, वट एवर दैट इज, दिस इज यूनिक। वी यूनिक था, क्यू यूनिक था, तो जारी बात है दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज आ रही है वो भी यूनिक है। अब दोबारा रिवाइज करें, क्यों कह रहा है कि लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे टेंसर है वो आपके पास बनता है पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक। राइट साइड वाला जो बनता है वो बनता है आपके पास क्या, प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो है प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर। लेकिन ये क्या है, ये है ना वो चीज जो मैं कहता हूँ या तो अस्यूम की जाती है कि पहले से पता है, या फिर ये कह के छोड़ दिया जाता है कि स्टूडेंट्स खुद एक्सप्लोर करें, एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है। क्या ये जो टेंसर है आर टाइम्स यू टाइम्स आर ट्रांसपोज, क्या ये भी सिमेट्रिक है, क्या ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, क्या ये भी यूनिक है? अगर तो ये भी सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट यूनिक है, वैसे तो है, देखिए अभी एक्सेप्ट कर लें, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसको एक्सेप्ट करें कि ये पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर है। अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर है और यूनिक भी है, और ये जो है ये तो पता ही है आपको, ये तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल यूनिक टेंसर है, तो ये बन तो जाती है फिर आपके पास क्या चीज, लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन, क्योंकि ये ठहरा प्रॉपर ऑर्थोगोनल एंड यूनिक, और ये सारे का सारा ठहरा पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक एंड यूनिक। सेम इज ओवर हियर, ये भी आपके पास जो है ऑर्थोगोनल टेंसर है, यूनिक है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। वी जो है पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक और यूनिक है, तो ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है। लेकिन जब ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, तो दो यूनिक कहां से आ गए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिखा हुआ है विच आर यूनिक।
ये भी कह रहे हैं जी कि यूनिक लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन, ये भी यूनिक लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन। इधर भी कहा जा रहा है जी कि राइट हैंड साइड पे जो ऑर्थोगोनल टेंसर आएगा वो क्यू हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कह रहे हैं जी कि राइट हैंड साइड पे जो ऑर्थोगोनल टेंसर आएगा वो आर हो सकता है तो और कोई नहीं हो सकता। तो भाई दो यूनिक कहाँ से आ गए? वो एक ही भी तरीका हो सकता है कि दोनों सेम है, एक ही तरीका हो सकता है कि दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में भी वो कह रहा है जी बी है, पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, यूनिक है। इधर कह रहा है जी आर टाइम्स यू टाइम्स आर ट्रांसपोज, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, यूनिक है। तो दो कहां से आ गए? इसको भी कहते हैं जी कि यूनिक है। एक यही है जो कि हो सकता है, पॉजिटिव डेफिनेट भी हो सकता है, इसके अलावा सिमेट्रिक भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। इसके बारे में भी वही बात हो रही है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है और यूनिक है। लेकिन दो पॉजिटिव डेफिनेट और सिमेट्रिक यूनिक कहां से आ गए? जब ये भी यूनिक है और ये भी यूनिक है, जब ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, तो एक ही चीज बाकी रहती है, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। अब जब Q इज इक्वल टू R हो गया तो सीधी सी बात है, इस Q को R से रिप्लेस करें या इस Q को R से रिप्लेस करें तो आ जाएगा R टाइम्स U इज इक्वल टू VR। ये बन तो गया। अब देखें, आपको हो सकता है लग रहा हो कि जी जबरदस्ती कर दी है। देखें, जबरदस्ती नहीं है, मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं, इसको फिर सुनने की कोशिश करें। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये लेफ्ट पोलर यूनिक डीकम्पोजिशन है, ये भी लेफ्ट पोलर यूनिक डीकम्पोजिशन है। लेफ्ट का मतलब है कि जो प्रॉपर ऑर्थोगोनल यूनिक टेंसर है उसके लेफ्ट पे पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक यूनिक टेंसर मौजूद है। यहां पे भी आपके पास जो प्रॉपर ऑर्थोगोनल यूनिक टेंसर है, ठीक है जी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन मौजूद है? सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट यूनिक टेंसर, जिसका पता ही नहीं है। ये तो प्रूव किया था आपने, ये तो स्क्वायर रूट थ्योरम से आ गया था कि जी वी आपके पास जो है सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट भी है, यूनिक भी है। इसके बारे में कैसे कह सकते हैं? इसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट भी है, ये सिमेट्रिक भी है, यूनिक भी है? अगर किसी तरह प्रूव कर दें, अब ध्यान सुने, अगर किसी तरह ये प्रूव हो जाए कि R टाइम्स U इंटू R ट्रांसपोज ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ये सिमेट्रिक है, ये यूनिक है, फिर तो कोई डाउट बाकी नहीं रहता। फिर तो ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है। अभी सिर्फ मैंने अस्यूम ये किया हुआ है कि ये जो R टाइम्स U R ट्रांसपोज है, ये पॉजिटिव डेफिनेट भी है, ये यूनिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन प्रूफ नहीं होगा। यही चीज अस्यूम की जाती है कि या तो स्टूडेंट्स को पता होगी या खुद कर ले, लेकिन इसी को लिख के इस तरह से कह दिया गया है जी कि ये दोनों के दोनों जो हैं ये असल में अल्टरनेटिव लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है। अल्टरनेटिव का पता है ना, मुतबादिल, यानी कि ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर है, यूनिक भी है। राइट हैंड साइड पे आपके पास प्रॉपर ऑर्थोगोनल यूनिक भी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक यूनिक टेंसर है जो भी प्रूफ करना है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास प्रॉपर ऑर्थोगोनल यूनिक टेंसर है। तो ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, ये भी लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है। इसको भी यूनिक कह रहे हैं, इसको भी यूनिक कह रहे हैं। यूनिक का मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक टेंसर है तो फिर यही हो सकता है, ये यूनिक है। इधर कह रहे हैं यही हो सकता है, ये भी यूनिक है, तो भाई दोनों फिर सेम हुए। राइट हैंड साइड पे कह रहे हैं क्यू है जो प्रॉपर ऑर्थोगोनल है और यूनिक है, यहाँ पे कह रहे हैं जी आर है जो प्रॉपर ऑर्थोगोनल है और यूनिक है। तो दो यूनिक कहां से आ गए? इसका मतलब दोनों सेम है, तो ये बन जाता है आपके पास, ठीक है जी, ये बन जाता है। और इसके अलावा देखें, ये जो स्टार क्वेश्चन है इसमें जो यू है ना और ये जो वी है, इनको कहते हैं राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेच टेंसर्स रिस्पेक्टिवली। राइट लेफ्ट क्यों? ये राइट पे लिखा हुआ है आर के, ये लेफ्ट पे लिखा हुआ है। देखें ये चीजें ऐसे ऐसे समझ आएंगी। स्ट्रेच टेंसर्स का भी आपको आगे जाके क्लियर होगा कि यू और वी को स्ट्रेच टेंसर्स क्यों कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, इनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं ना वो स्ट्रेचेस होती हैं, इनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रेचेस होती हैं। हाँ, लेकिन ये मामला भी वही है भाई, ये आर टाइम्स यू आर ट्रांसपोज कैसे कह सकते हैं? सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है, यूनिक है। आइए प्रूफ कर लेते हैं। यही मैं आपको कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला अस्यूम नहीं करूंगा, ना आप पे बोझ पड़ेगा, ये करा दिया गया। इस सारे टेंसर को जो कि तीन टेंसर्स के प्रोडक्ट के बराबर है एम लिख लें, ठीक है जी, एम लिख लें। अब इसका ट्रांसपोज लेके देख लें। अब इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है कि ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में आता है, ये होगा ट्रांसपोज ऑफ द लास्ट, यानी कि आर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड यानी कि यू का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट यानी कि आर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वो खुद ही होता है, वही दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा। U का ट्रांसपोज U होगा क्योंकि U सिमेट्रिक है, U का ट्रांसपोज U होगा क्योंकि U सिमेट्रिक है, R ट्रांसपोज एज इट इज है। अब देखें ये M ही तो था, तो M ट्रांसपोज भी M ही आ गया। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि M आपके पास सिमेट्रिक है। ये लें जी, एक चीज तो पता लग गई, इसकी या इसकी। हमने कहा था ये पॉजिटिव डेफिनेट है, जो अभी नहीं पता। हमने कहा था यूनिक है, जो अभी नहीं पता। हमने कहा था सिमेट्रिक है, जो पता लग गया। हाँ जी, M वो कह रहा है ऑब्वियसली यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि R यूनिक है, U भी यूनिक है। R यूनिक है तो R ट्रांसपोज भी यूनिक है, तो तीनों का प्रोडक्ट भी यूनिक है। लिखा हुआ है M इज ऑब्वियसली यूनिक एज बोथ R एंड U आर यूनिक। ये है जी R एंड U। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है? कहता है फाइनली M इज पॉजिटिव डेफिनेट। देखिए M से ना कंफ्यूज हूं, यही वाली चीज M है, R टाइम्स U टाइम्स R ट्रांसपोज। अब पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओ ये किधर जा रहा है दरिया नील। ये देखें, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर आप ये करें कि जो m साहब है ना, इसको m को उससे मल्टीप्लाई कर दें, उसी वेक्टर से डॉट ले लें। अगर किसी तरह ये पॉजिटिव आ जाता है तो डेफिनेटली m ये वाली चीज या ये वाली चीज या ये वाली चीज या ये वाली चीज पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। इसमें अब आप ये करें कि m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। m की वैल्यू है r टाइम्स u टाइम्स r ट्रांसपोज, ये लिखी हुई है r टाइम्स u टाइम्स r ट्रांसपोज। अब आपको कई बार बताया गया है कि इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता है और टेंसर को उठा के जब इस तरफ लाते हैं डॉट के दूसरी तरफ, तो वो ट्रांसपोज की फॉर्म में आता है। ये तो कई बार बताया, ठीक है जी। अब देखिए अगला स्टेप फिर ऐसा किया हुआ है जैसे एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है, होता है बिल्कुल सही, एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है। आर ट्रांसपोज टाइम्स ए, इसको बी वेक्टर लिखा हुआ है। आर ट्रांसपोज टाइम्स ए, इसको बी वेक्टर लिखा हुआ है। यस, ये वेक्टर ही बनेगा। जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वेक्टर ही आता है। तो ट्रांसपोज फॉर्म में तो कोई बात नहीं, ये भी तो मतलब कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वेक्टर ही आता है, ये चीज है। अब ये पॉजिटिव कैसे हो गया? ये इसलिए पॉजिटिव हो गया कि u जो आपके पास था वो ऑलरेडी पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक था, ऑलरेडी पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक था। लेकिन अब एक और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्या b नॉन जीरो है? नॉन जीरो तभी ये देखें डेफिनेशन फिट होती है सारे नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर b जीरो हो गया फिर कैसे कह सकते हैं जी पॉजिटिव है? b का देखना जरूरी है या चेक होना जरूरी है, या इसको समझना जरूरी है कि b वाकई पॉजिटिव है। b है क्या? r ट्रांसपोज टाइम्स ए। बहरहाल आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लें जी, पहले तो उसने कहा u इज पॉजिटिव डेफिनेट, u पॉजिटिव डेफिनेट था इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब देख लें ये वाली चीज थी ना, पॉजिटिव तो हो गई यानी कि m हो गया पॉजिटिव डेफिनेट। लेकिन सिर्फ एक चीज, क्या b जो आपके पास है नॉन जीरो है? लें जी, वो कह रहा है b इज इक्वल टू r ट्रांसपोज a इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये भी देख लें जो मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वेक्टर आता है ax इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको यूं भी देखा जा सकता है कि जब किसी टेंसर को किसी वेक्टर पे ऑपरेट करें तब भी वेक्टर आता है। ये तो आपने इस कोर्स में भी कई मरतबा किया है। जब किसी टेंसर को वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं या टेंसर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही आता है। तो बहरहाल है तो ये वेक्टर। नॉट इक्वल टू जीरो कैसे हो गया? एक रीजन वो दे रहे हैं जी कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज जस्ट वन रीजन। लेकिन देखिए आप जरा रिकॉल करें, बेशक साइड पे लिख लें। लीनियर अलजेब्रा में एक होता है होमोजेनियस सिस्टम, ए एक्स इक्वल टू जीरो। ए मैट्रिक्स होती है, एक्स वेक्टर होता है। उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो जीरो क्यों आता है, यानी कि होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, होमोजेनियस सिस्टम्स की। दो पॉसिबिलिटीज में से एक तो ये जी एक्स जीरो हो जाए तो पता लगा जी ए एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन हमारे केस में तो ए नॉन जीरो है, ए तो आपके पास नॉन जीरो, तो उस वजह से तो ये जीरो नहीं हो सकता। एक तो ये चीज हो गई, ठीक हो गया। दूसरा, हम कहते हैं जी ए एक्स इक्वल टू जीरो तब भी हो सकता है जब एक्स नॉन जीरो, जो हमारे केस में है। लेकिन जब ए एक्स इक्वल टू जीरो होता है और उसमें एक्स नॉन जीरो होता है तो जो ए मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, वो सिंगुलर होती है। लेकिन आर ट्रांसपोज साहब बहुत आलीशान मेयार वाले हैं, ये जो है इन्वर्टेबल हैं। आर ट्रांसपोज कह लें या आर कह लें, आर इन्वर्टेबल है तो ट्रांसपोज भी इन्वर्टेबल होता है। ये इन्वर्टेबल है, ये सिंगुलर नहीं है, इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि वो जो होता है जी होमोजेनियस सिस्टम में कि ए एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स नॉन जीरो हो तब भी ए इंटू एक्स जीरो हो सकता है।
लेकिन उसके लिए ए का सिंगुलर होना जरूरी है, वो केस भी यहाँ पे नहीं बनता, वो केस भी यहाँ पे नहीं बनता क्योंकि आर ट्रांसपोज सिंगुलर नहीं है, ये इन्वर्टेबल है। तो हो गया प्रूफ कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन अवर केस b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो व्हेन b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सीधी सी बात है, जब ये पॉजिटिव आपके पास आ रहा है, जब ये चीज पॉजिटिव आ गई तो फिर ये चीज पॉजिटिव आ गई, और जब ये चीज पॉजिटिव आ गई तो ये जो m साहब आपके पास थे, r टाइम्स u टाइम्स r ट्रांसपोज, ये क्या बन गए? पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट। यूनिक तो पहले ही थे, सिमेट्रिक तो पहले ही थे, और जब ये पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, यूनिक है, और दूसरी हमारी ये थी डिमांड के जी वी साहब जो है ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, यूनिक है, जो स्क्वायर रूट थ्योरम से डायरेक्ट आया था। तो दो चीजें हमारे पास है, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, यूनिक है, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है यानी कि एम, सिमेट्रिक है, यूनिक है। लेकिन अब दो यूनिक है, तो जब दोनों यूनिक है तो फिर दोनों सेम है, दोनों सेम है। यही था ना मामला सारा, दोनों ही सेम है। और जब दोनों सेम है, और वही लॉजिक यहाँ पे लगी थी, आपने कहा था क्यू साहब जो है ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल है और यूनिक है, आर साहब जो है प्रॉपर ऑर्थोगोनल है और यूनिक है। तो दो आपके पास प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर्स हैं जो कि यूनिक है। अब दो यूनिक है तो सेम हो गए, ये चीज आपके पास हो गई। तो इन शॉर्ट ये भी आपके पास यूनिक लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, ये भी आपके पास यूनिक लेफ्ट पोलर डीकम्पोजिशन है, और ये दोनों यूनिक है। तो इसका मतलब है जो कैपिटल वी साहब हैं वो किसके बराबर हो गए? आर टाइम्स यू टाइम्स आर ट्रांसपोज। क्यू साहब किसके बराबर हो गए? कैपिटल आर। ठीक हो गया जी? लो जी, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ पोलर डीकम्पोजिशन थ्योरम। टिंग टोंग, ये बेल हुई है, देखो जी बाहर कौन है? हमसाया है, भेजो अंदर। क्या कह रहा है? ओ आया, मुबारकबाद दे रहा है कि बहुत मुबारक हो कि जी प्रूफ कंप्लीट हो गया, पोलर डीकम्पोजिशन थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटिन्यूम मैकेनिक्स का प्रूफ कंप्लीट हो गया। लेकिन लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। चलो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे वो कहता है जी जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, उनको प्रिंसिपल एक्सिस भी कह देते हैं यू के। यू टेंसर आपको पता ही है, ये हमने कहा था पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, यूनिक है। जो आइगन वेक्टर्स हैं यू के, उनको लेग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। अब देखें, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि जी प्योर मैथमेटिकली एक वर्ड था और वो था जी आइगन वेक्टर्स। अब कभी पकड़ के कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कभी कह देते हैं लेग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसमें प्योर मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी भी आ रही है ताकि आपको पता हो कि है तो ये आइगन वेक्टर। लेकिन इसके अलावा ये कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि यू को हमने कहा था स्ट्रेच टेंसर। आगे जाके जो इसकी आइगन वैल्यूज हम देखेंगे वो स्ट्रेचेस होंगी, और स्ट्रेचेस जिस डायरेक्शन में होंगी ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे यू के, या लेग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ठीक है जी? या प्रिंसिपल एक्सिस होंगे यू के, या लेग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। लेग्रांजियन से फौरन दिमाग में लें, इसका लिंक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से है, इसका लिंक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से है, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद कहा हुआ है कि सिंस u इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना, लेकिन ये हाई लेवल की चीजें सिंपल तरीकों से समझनी जरूर है, और मैं समझाऊंगा भी कि u का कैसे कह सकते हैं कि ताल्लुक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से है। फर्दर वो कहता है आल्सो आइगन वैल्यूज ऑफ u आर कॉल्ड द, ये थे प्रिंसिपल स्ट्रेचेस। ठीक है जी? क्योंकि हमने स्ट्रेच टेंसर कहा था इसको, इसको हमने स्ट्रेच टेंसर कहा था, और रीजन यही थी कि इसकी आइगन वैल्यूज स्ट्रेचेस हैं, और इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं या प्रिंसिपल एक्सिस हैं, लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो डायरेक्शन बताते हैं जिस डायरेक्शन में स्ट्रेचेस लगी हैं। तो कहता है आल्सो आइगन वैल्यूज ऑफ यू आर द प्रिंसिपल स्ट्रेचेस ऑफ द डिफॉर्मेशन। अब यू क्योंकि सिमेट्रिक था, पॉजिटिव डेफिनेट था, इवन देन यूनिक भी था, तो इसकी स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थी, ये जो लेमडा ई थे पॉजिटिव थे, वजह क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट था। अब तो ये चीजें पक्की पक्की टिप्स पे होनी चाहिए, पक्की पक्की, कि लेमडा ई जो थे यानी कि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 स्ट्रेचेस कह लें, यू की आइगन वैल्यूज कह लें, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव थी। और अब ये देखें, पहले हमने प्योर मैथमेटिकली कहा था पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हैं। अब तो हम मजीद कह रहे हैं कि ये स्ट्रेचेस हैं, ये प्रिंसिपल स्ट्रेचेस है। तो स्ट्रेचेस तो होती ही रेशो है किसके दरमियान? दो लेंथ्स के दरमियान। और कौन कौन सी लेंथ्स? जो आपने पढ़ा था कि जी वो एक ही लाइन एलिमेंट होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है आफ्टर डिफॉर्मेशन
और बिफोर डिफॉर्मेशन उसकी रेशो। फॉर एग्जांपल अगर डी ऑफ कैपिटल एक्स है तो उसकी जो लेंथ होगी बिफोर डिफॉर्मेशन डी ऑफ कैपिटल एक्स की लेंथ होगी, आफ्टर डिफॉर्मेशन डी ऑफ स्मॉल एक्स की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ डी ऑफ स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डी ऑफ कैपिटल एक्स, ये स्ट्रेच है। और हमने कहा था जी कि लाइन एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। देखें अब ये सारी चीजें जो है ना क्लियर हो जानी चाहिए, प्योर मैथमेटिकली भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिहाज से भी। तो बहरहाल ये वाली चीज है, वो कहता है जी प्रिंसिपल स्ट्रेचेस हैं डिफॉर्मेशन की, कौन, आइगन वैल्यूज ऑफ यू। और वो क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट है, सिमेट्रिक है, तो उसकी ये स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन है। यहाँ पे जो यू आई है उसकी प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं, ठीक है जी। आइगन वेक्टर्स कह लें, प्रिंसिपल डायरेक्शंस कह लें, प्रिंसिपल एक्सिस कह लें, लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस कह लें, क्योंकि इनका लिंक बनेगा रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से, जो मजीद अभी थोड़ा हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कहता है जी प्रिंसिपल डायरेक्शंस जो हैं या आइगन वेक्टर्स ऑफ यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज या प्रिंसिपल स्ट्रेचेस लैम्डा आई, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3। ये क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है ना, जो आप लीनियर अलजेब्रे में भी करते थे कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी कि यू आई जो है यू का आइगन वेक्टर है, मल्टीप्लाई करते हैं तो यू आई वापस आता है आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद द आइगन वैल्यू। और लीनियर अलजेब्रे में क्या करते थे, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, आप कहते थे जी एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। सिमिलरली यू आई इज द आइगन वेक्टर ऑफ यू कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई। लेकिन यहाँ अप्लाइड मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि जो लैम्डा आई है ये असल में स्ट्रेच है इन द डायरेक्शन ऑफ यू आई, क्योंकि यू आई कॉरस्पॉन्ड कर रहा है लैम्डा आई को। तो इसका मतलब है जो इस स्ट्रेच की डायरेक्शन है लैम्डा आई की, वो डायरेक्शन है यू आई, ठीक है जी। यू आई की जो डायरेक्शन होगी वही स्ट्रेच की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा फंक्शन ऑफ यू आई, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेच है इन द डायरेक्शन यू आई, ठीक है। और लैम्डा आई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, जो हम बात कर चुके हैं। तो अब ये एक तरह से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिहाज से भी अंडरस्टैंड कर लें, और ये भी अंडरस्टैंड कर लें कि जो यू साहब हैं इनकी जो आइगन वैल्यूज हैं स्ट्रेचेस हैं, और उनकी डायरेक्शंस क्या है, लैम्डा 1 की डायरेक्शन u1, लैम्डा 2 की डायरेक्शन u2, लैम्डा 3 की डायरेक्शन u3। आए अब आगे चलते हैं, लेकिन नहीं, यहीं पे रहते हैं। ये जो लिखा हुआ था ना u इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम ये देखते हैं कि अभी आपने डिराइव किया है कि f साहब आर यू के बराबर है, ठीक है जी। f डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, r रोटेशन टेंसर कह लें इसको, या प्रॉपर ऑर्थोगोनल, ठीक हो गया जी। u तो यही वाला है आपके पास, ये वाला जो सिमेट्रिक भी है, पॉजिटिव डेफिनेट भी है। अब अगर f को r u से रिप्लेस करें तो सिर्फ ये देखें u साहब किस पे एक्ट कर रहे हैं। अब ये हर किसी को पता होगा, आप पे सबको पता होगा, ये तो लाइन एलिमेंट है, लेकिन क्या ये रेफरेंस लाइन एलिमेंट है या ये करंट लाइन एलिमेंट है? क्या फरमाते हैं? रेफरेंस लाइन एलिमेंट है, अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में लाइन एलिमेंट है, अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में लाइन एलिमेंट है। तो जब ये रेफरेंस लाइन एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है तभी कहते हैं इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। ये एक रीजन है, रीजंस और भी हैं, ये एक रीजन है। अब आपको आइडिया हो गया होगा क्यों इसको कहा गया इस तरह से कि जी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों कहा गया, पता लग गया होगा आपको। अब वो कहता है जी ये ट्राई करें, ये तो आपने कर लिया है, f इज इक्वल टू आर, यू इज इक्वल टू वी आर। अब वो कहता है अगर यू आई जो है आइगन वेक्टर है यू का कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा आई, तो प्रूव करें r टाइम्स यू आई जो है दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ v, ये वाला, एंड अगेन कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा आई, ठीक है जी। आर यू आई को आपने प्रूव करना है आइगन वेक्टर ऑफ v कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा आई। कैसे करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखें v जब इससे हिट करता है तो क्या r टाइम्स यू आई वापस आता है जैसे ये है, और साथ आइगन वैल्यू अपीयर होती है। कैसे करेंगे इसको, यहां से इस तरह से करेंगे कि ये v और r जो है इनको इकट्ठा कर दें, वी आर जो है आर यू के बराबर है, इसके बराबर। अब ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि ये चीज गिवन थी, ये चीज गिवन थी, मुझे पता था यू आई जो है आइगन वेक्टर है कैपिटल यू का कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा आई। ये रिप्लेस हो गया, u टाइम्स यू आई हो जाएगा लैम्डा आई टाइम्स यू आई। अब लैम्डा आई कॉमन निकाल लें, बाकी आर यू आई आ गया। ये देख लें v इस पे ऑपरेट हुआ है और ये चीज दोबारा अपीयर हो गई है आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद लैम्डा आई, ठीक हो गया। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा v टाइम्स आर यू आई जो है लैम्डा आई आर यू आई के बराबर है, यानी कि r टाइम्स यू आई क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं v के।
विद द आइगन वैल्यूज लैम्डा आई, और V भी क्योंकि आपके पास सिमेट्रिक था, पॉजिटिव डेफिनेट था, यूनिक था, उसकी भी स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन होगी। और स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन में यहाँ पे आइगन वैल्यू आती है जो कि हमें यहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे आइगन वेक्टर आता है जो R टाइम्स यू आई है, लेकिन बजाय कि यहाँ पे R टाइम्स यू आई लिखें, आप इसको VI लिख दें, VI लिख दें आसानी के लिए। लेकिन एक चीज नोट करें, वो कहता है कि ये वाली जो क्वेश्चन है ये शो कर रही है कि जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं कैपिटल वी की, या आइगन वेक्टर्स हैं कैपिटल वी के, या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, वो कौन से हैं? आर दोज ऑफ कैपिटल यू रोटेटेड विद आर। ये देखें, ये थे जी कैपिटल यू के, यू आई जो थे कैपिटल यू के थे, आर से मल्टीप्लाई हो गए, रोटेटेड विद आर का मतलब है कि आर की वजह से या आर के मल्टीप्लाई होने की वजह से रोटेट हो गए। क्यों? क्योंकि आर गिव्स रोटेशन, वो तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैपिटल वी के जो आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं वो यू के ही हैं, ठीक है, वो यू के ही आइगन वेक्टर्स हैं, लेकिन जस्ट यू के नहीं है, रोटेटेड विद आर है, ठीक है जी, रोटेटेड विद आर है। यू के आइगन वेक्टर्स को रोटेट किया गया है तो वी के आइगन वेक्टर्स बन गए। उम्मीद है पता लग गया होगा मसला, वो दोबारा सुन लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये है जी, वी आई को कहा गया है जी प्रिंसिपल स्पेशल एक्सेस। अब देखिए स्पेशल आ गया, क्लियर कट दिमाग में आना चाहिए। अब इसका ताल्लुक आपका किसके साथ है? डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। किसके साथ है? स्पेशल का मतलब डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पिछला वाला कौन सा था जो आपने यूआई लिखा था, उसका लिंक किसके साथ था? उसका रेफरेंस के साथ था। तो ये स्पेशल है तो इसका मतलब है कि ये करंट के लिहाज से है, करंट के लिहाज से है। या ऑयलेरियन प्रिंसिपल एक्सिस, देखें जब लैग्रांजियन का वर्ड यूज होता है तो उसका लिंक होता है रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से, ऑयलेरियन का वर्ड यूज होता है तो उसका लिंक होता है करंट कॉन्फ़िगरेशन से, तभी इनको स्पेशल एक्सिस कहा गया है। तो बहरहाल वैसे तो ये आइगन वेक्टर्स हैं कैपिटल वी के, इनको प्रिंसिपल डायरेक्शंस भी कह सकते हैं कैपिटल वी के, इनको प्रिंसिपल स्पेशल एक्सिस भी कहा जा सकता है कैपिटल वी का, इनको ऑयलेरियन प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कैपिटल वी साहब जो हैं ये डिफाइंड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने पिछले की लॉजिक दी थी कि जो कैपिटल यू था वो रेफरेंस के लिहाज से डिफाइंड था, क्योंकि वो किस पे एक्ट कर रहा था? वो डी ऑफ कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा था पिछली स्लाइड पे। इसका भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझने से पहले चले ये बाद में देखते हैं, यहाँ पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें जरा, एफ को देखें, फिर डीएक्स पे ऑपरेट किया गया, लेकिन एफ को अब लिखें आप वी आर। वी अब किस पे एक्ट कर रहा है? अब डीएक्स पे नहीं कर रहा, या डी ऑफ कैपिटल एक्स पे नहीं कर रहा, आर टाइम्स डी ऑफ कैपिटल एक्स पे कर रहा है। यानी कि ये जो लाइन एलिमेंट है रोटेट हो गया है, रोटेटेड लाइन एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है, और जब ये रोटेटेड लाइन एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि ये चला गया करंट कॉन्फ़िगरेशन में। फिर सुन लें, ये रोटेटेड लाइन एलिमेंट है तो ये चला गया करंट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो वी साहब जो एक्ट कर रहे हैं एक ऐसे लाइन एलिमेंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं जो कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में है, इसीलिए कहा हुआ है कैपिटल वी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत सिंपल और बेसिक रीजंस मैं दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ना कि इसका रटा लगाना पड़े। अच्छा जी कैपिटल वी है ये करंट के लिहाज से है, कैपिटल यू है रेफरेंस के लिहाज से है, रीजन बतानी चाहिए। और सिंपल रीजन मैंने ये बताई है कि जो कैपिटल यू साहब थे, क्योंकि देख लें अब जुबानी भी देख लें, वैसे तो पिछली साइड पे था आर यू था ना, आर यहाँ पे था, यू यहाँ पे था, यू सीधा डी एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो डी ऑफ कैपिटल एक्स था आपके पास ये रेफरेंस लाइन एलिमेंट था, इसको आपने लिखा है वी आर। वी आर टाइम्स डी ऑफ कैपिटल एक्सपेक्ट कर रही। अब ये सारे का सारा जो रोटेटेड लाइन एलिमेंट है या रोटेटेड रेफरेंस लाइन एलिमेंट है, अब ये करंट लाइन एलिमेंट बन गया है। तो वी साहब जो है ये डिफाइन होंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो लिखा हुआ रिकॉल दैट एफ ट्रांसपोज एफ जो कि अब यूज केयर था, ये सी है, एफ टाइम्स एफ ट्रांसपोज जो कि वी स्क्वायर था वो बी है। सी और बी ये नोटेशंस हमने पहले यूज की थी, सिर्फ रिकॉल किया गया है, बाकी यहाँ पे उस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डर ना बैठे कि नई चीजें आ गई यूज स्क्वायर वी स्क्वायर। इन दोनों से पहले भी आपकी लेक्स लैक थी, कैपिटल सी के तौर पे देखा था, कैपिटल बी के तौर पे देखा था। कैपिटल सी आपने कहाँ पे देखा था? कैपिटल सी आपने देखा था लेक्चर नंबर 14 बी स्लाइड 6। कैपिटल सी आपने देखा था लेक्चर नंबर 14 बी स्लाइड 6। कैपिटल बी कहाँ पे देखा था? लेक्चर नंबर 15A स्लाइड 1। लेक्चर नंबर 15A स्लाइड 1। तो ये लें जी, आखिरकार ये लेक्चर एंड हो ही गया, हैप्पी एंडिंग, एंड ऑफ लेक्चर नंबर 16A।
अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 16B में। अल्लाह हाफिज।